एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना कंपनीज एक्ट का चैप्टर है जिसका क्या नाम है, जनरल मीटिंग्स। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि कंपनी में दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। एक अपने पास में कौन होते हैं, मेंबर्स, और एक अपने पास में कौन होते हैं, डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जो मेंबर्स की मीटिंग्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग्स, और जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो अपने इंटर के सिलेबस में अपनी जो चैप्टर गिवन है वो कौन सी है, जनरल मीटिंग, और जो बोर्ड मीटिंग्स है वो हमें इंटर में नहीं गिवन है, वो फाइनल के सिलेबस में आता है। तो बोर्ड मीटिंग्स जो है ना वो हम कहाँ पढ़ेंगे, फाइनल में। अभी हमें क्या पढ़ना है, जनरल मीटिंग्स, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में हमें थोड़े से ज्यादा सेक्शंस पढ़ने हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है कंपेयर टू जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स कवर करे हैं उनसे, ठीक है। लेकिन जो ये चैप्टर है ये इजी सा ही आपका चैप्टर रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो अपना क्या गिवन है, टाइप्स ऑफ मीटिंग। देखो अभी हमने दो मीटिंग तो बात कर ही ली। एक अपने पास कौन सी होती है, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग कौन सी होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। एक अपने पास कौन सी होती है, जनरल मीटिंग, वो कौन सी होती है, जो मेंबर्स की होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे जनरल मीटिंग होती है वो भी दो टाइप्स की होती है। एक अपने पास में होती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और एक अपने पास में होती है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखो साल में एक बार तो कम से कम मेंबर की मीटिंग होना कंपलसरी है, जैसे हम कहेंगे एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक बार होगी ही होगी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अपनी एजीएम हो रही है उसके अलावा भी तो कोई बीच में भी तो ऐसा मैटर हो सकता है जहां पे हमें मेंबर्स की मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कंपनीज एक्ट में कि अलग अलग सिचुएशंस में हमें ओआर पास करना होता है या एसआर पास करना होता है। तो अब हर टाइप के रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, हर डिसीजन लेने के लिए क्या हम एजीएम का वेट करेंगे, नहीं। तो जो साल के बीच में जब रिक्वायरमेंट हो तब जो मेंबर्स की मीटिंग कॉल की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईजीएम, दैट इज व्हाट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये दो टाइप की अपनी जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और मीटिंग हो सकती है, क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर क्लास की मीटिंग, जैसे मीटिंग ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन। लाइक फॉर एग्जाम्पल कंपनी के कौन हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी के कौन हो सकते हैं, क्रेडिटर्स। इनकी भी तो कभी मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास हो गए, मतलब एक सिमिलर टाइप ऑफ लोग हो गए, सिमिलर ग्रुप हो गया, उनकी मीटिंग अगर हम लोग बुला रहे हैं तो क्रेडिटर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, इनकी अगर हम कोई मीटिंग बनाना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्लास मीटिंग। इस चैप्टर में हमें कौन सी मीटिंग पढ़नी है, ऑब्वियसली जनरल मीटिंग, ठीक है। चलो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो क्या रहेगा, नोटिस ऑफ द मीटिंग। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब भी एक कंपनी में जनरल मीटिंग बुलाई जा रही है तो मेंबर्स की मीटिंग है। अच्छा, कंपनी में हमें पता है कि डे टू डे मैनेजमेंट कौन संभालते हैं, डायरेक्टर्स, ठीक है। मेंबर्स जो होते हैं वो लोग डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। अब अगर कंपनी में मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है तो क्या मेंबर्स को सपने आएंगे कि अच्छा हमें इस दिन इस जगह पे इस टाइम पे पहुंच जाना है, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब भी मीटिंग होगी तो हमें उनको क्या भेजना होगा, हमें उनको नोटिस भेजना होगा, करेक्ट। तो इसीलिए सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे कि जब भी मीटिंग होगी तब नोटिस ऑफ मीटिंग जाएगा। नोटिस ऑफ द मीटिंग का सेक्शन अपना क्या है, सेक्शन 101, ठीक है। देखो क्या बोला कि अगर हमें एक जनरल मीटिंग कॉल करनी है तो जनरल मीटिंग बुलाने के लिए ऐसे नहीं है कि जैसे मुझे कल मीटिंग बुलानी है तो मैं आज रात को मैसेज कर दूंगी, सबको व्हाट्सएप कर दूंगी कि भाई कल मीटिंग है तुम्हारी मेंबर्स, कल तुम्हें प्रकट होना है इतने बजे 9 बजे। ऐसा नहीं होता है, टाइम देना होता है ना। हर कोई तुम्हारे लिए फालतू नहीं बैठा है कि तुमने मैसेज किया और वो नेक्स्ट डे जो है वो सुबह के सुबह आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कम से कम 21 डेज का नोटिस देना होता है, और 21 नॉर्मल डेज नहीं है, 21 क्लियर डेज का नोटिस जाता है। देखो क्या बोला, जनरल मीटिंग आप बुला सकते हो बाय गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज। अभी 21 क्लियर डेज का क्या मतलब होता है, देखो जब भी अपनी जनरल मीटिंग है, जब भी अपनी जनरल मीटिंग है, ठीक है, जिस भी डेट पे, और जब भी हम लोग नोटिस भेजेंगे तो 21 डेज का गैप होना चाहिए। इन दो डेज के बीच में, नोटिस जिस दिन आपने भेजा है और जिस दिन आपकी जनरल मीटिंग है, इन दोनों के बीच में कितने डेज का गैप होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कम से कम 21 डेज का गैप होना चाहिए। और 21 क्लियर डेज का मतलब ये होता है कि जिस दिन हम लोग नोटिस भेज रहे हैं तो नोटिस जिस दिन भेजा वो डेट काउंट नहीं होगी, और जिस दिन जनरल मीटिंग है वो डेट भी काउंट नहीं होगी। ये दो डेट को हटा दो,
इनके अलावा जो बीच का ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए? जो बीच का ड्यूरेशन है वो आपका 21 डेज होना चाहिए और उसे हम बोलेंगे 21 क्लियर डेज। अब एक एग्जाम्पल देखो तो आपको और समझ में आएगा। देखो 21 क्लियर डेज का मतलब है डेट ऑन विच नोटिस इज सर्व्ड एंड डेट ऑफ द मीटिंग, ये दोनों डेट को हमें एक्सक्लूड करना है। अच्छा, जो आपका नोटिस है वो नोटिस चाहे आप राइटिंग में भेज सकते हो, ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी भेज सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि जिस दिन हम लोग नोटिस भेज रहे हैं वो डेट कौन सी है? 1 जुलाई। 1 जुलाई को नोटिस भेजा गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई मीटिंग की डेट क्या हो सकती है, यानी अगर मैंने 1 जुलाई को नोटिस भेजा है तो मेरी मीटिंग जो है वो कब हो सकती है? क्या मेरी मीटिंग 10th जुलाई को हो सकती है? क्या मेरी मीटिंग 15th जुलाई को हो सकती है? नहीं। अब हमें यही चेक करना है कि अगर मैं 1 तारीख को नोटिस भेज रही हूँ तो मैं कौन सी डेट से पहले मीटिंग कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि कम से कम 21 डेज का गैप होना चाहिए। अब देखो 1 जुलाई को, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जिस दिन हम लोग नोटिस भिजवाते हैं वो डेट को हम काउंट नहीं करते, करेक्ट। तो नोटिस कब गया है? नोटिस गया है 1 जुलाई को, तो क्या 1 जुलाई की जो डेट है वो काउंट होगी? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है हमें 2 जुलाई से काउंट करना स्टार्ट करना है। तो 2 जुलाई को काउंट करोगे आप, 2 जुलाई को डे 1, 3 जुलाई को डे 2, 4 जुलाई को डे 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको कितने दिन तक काउंटिंग करनी है? 21 डेज तक। तो अगर आप 21 डेज तक काउंटिंग करोगे तो कौन सी जुलाई आ जाएगी? 22 जुलाई आ जाएगी। इसका मतलब क्या हम 22 जुलाई को मीटिंग कॉल कर ले मैम? नहीं, क्योंकि जिस दिन आप मीटिंग बुला रहे हो वो भी 21 डेज में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो 21 डे कौन सा हो गया? 22 जुलाई। मतलब आप 22 जुलाई तक मीटिंग नहीं बुला सकते हो, आप मीटिंग 23 जुलाई और उसके बाद की किसी डेट पे बुला सकते हो। इसका मतलब अगर मुझे मीटिंग 23 जुलाई को बुलानी है, अगर मुझे मीटिंग 23 जुलाई को बुलवानी है तो मुझे नोटिस उसका कब भिजवा देना चाहिए? मुझे उसका नोटिस 1 जुलाई या उससे पहले ही भिजवा देना चाहिए। अगर मैं नोटिस 10 जुलाई को भिजवाऊंगी तो क्या मैं 23 जुलाई को मीटिंग कर सकती हूँ? नहीं। फिर मुझे 21 डेज का गैप देना होगा और उसके बाद ही मैं मीटिंग कर पाऊंगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है, जिस भी डेट को आप मीटिंग करना चाहते हो उसके 21 डेज क्लियर डेज बेसिकली उतना गैप होना चाहिए और उसके पहले नोटिस जाना चाहिए, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क में एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैंने डेट ऑफ मीटिंग दे दिया आपको कि मुझे मीटिंग कब बुलानी है? 29 अगस्त। मुझे मीटिंग कब बुलानी है? 29 अगस्त। अब तुम लोग बताओगे कि नोटिस कब भिजवा देना है, कि कम से कम इस डेट पे नोटिस भिजवा देना है तो जाके 29 जुलाई को आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। और याद रखना 21 क्लियर डेज लेने हैं, मतलब जिस दिन नोटिस भेजोगे वो काउंट मत करना और 29 अगस्त भी काउंट नहीं होगा बिकॉज वो डेट ऑफ द मीटिंग हो जाएगा। चलो अच्छा, अब क्या बोला है? अगर हमने नोटिस कैसे भिजवाया है? बाय पोस्ट। अगर हमने नोटिस कैसे भिजवाया है? बाय पोस्ट। तो एक बात बताओ, अगर आप पोस्ट से भिजवाते हो तो ऐसे तो है नहीं कि अभी भिजवाया और सामने वाले के पास अभी ही पहुंच गया, टाइम लगता है। बाय पोस्ट भिजवाओगे अगर आप कोई चीज, तो हम ये मानेंगे कि अगर आपने नोटिस बाय पोस्ट भिजवाया है तो कम से कम 48 आवर्स का टाइम आपको देना होगा। यानी हम ये मानेंगे कि सामने वाले के पास नोटिस कब पहुंचा है? जिस दिन आपने पोस्ट किया उसके 48 आवर्स के बाद, मतलब उसके 2 दिन के बाद उसके पास नोटिस पहुंचा है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने बाय पोस्ट 1 जुलाई को नोटिस दिया, अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया होता, ईमेल वगैरह के थ्रू दिया होता तो वो सेम टाइम पे मैसेज पहुंच जाता, मेल पहुंच जाता। लेकिन अगर मैं बाय पोस्ट भिजवा रही हूँ तो अगर मैंने 1 जुलाई को पोस्ट किया है तो ये माना जाएगा कि वो जो है वो कब पहुंचा है सामने वाले मेंबर के पास नोटिस, वो पहुंचा है 3 जुलाई को। तो इसका मतलब अब डेट ऑफ नोटिस हम क्या मान लेंगे? 3 जुलाई। यानी अब मुझे 3 जुलाई के बाद 21 क्लियर डेज जो है वो लेने हैं, तो 3 जुलाई को तो एक्सक्लूड करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी अब 4 जुलाई से डे 1 काउंट होगा, 5th को डे 2 काउंट होगा एंड सो ऑन। तो इसके बाद 21 डेज का गैप ले लो और फिर आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। चलो, तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। ये अपना हो गया नोटिस की सारी चीजें। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टर नोटिस। देखो कभी कभी इमरजेंसी भी तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या बोल दिया, जिस दिन मीटिंग बुलाओगे उसके कम से कम 21 दिन पहले आपका नोटिस आपको देना है। पर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम 21 दिन तक वेट नहीं कर सकते,
ठीक है, मतलब हमें जल्दी मीटिंग बुलानी है। तो अगर हमने आज नोटिस भेजा है तो हम 21 डेज तक वेट नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग शॉर्टर नोटिस भिजवाना चाहते हैं। 21 डेज से कम टाइम का नोटिस हम लोग भिजवाना चाहते हैं। तो क्या भिजवा सकते हो? यस। अगर आप मेंबर से कंसेंट ले लो, अगर मेंबर्स रेडी हो जाते हैं कि हाँ वो रेडी हैं, अगर आपने 21 डेज से कम का नोटिस भी भिजवाया है, तब अगर मेंबर्स रेडी हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने मेंबर्स? 95%। ऐसे नहीं है 2-3 मेंबर्स रेडी हैं, 2-3 मेंबर से कुछ नहीं होता है। कितने मेंबर्स रेडी हैं? अगर 95%। देखो क्या बोला, जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस देन अबव। अबव मतलब 21 क्लियर डेज से कम का भी, कम टाइम का भी आप नोटिस भिजवा सकते हो। ठीक है, अगर कंसेंट मिल गई। किसकी कंसेंट मिल गई? देखो, अगर एनुअल जनरल मीटिंग है, अगर एजीएम है, तो हमें किसकी कंसेंट लेनी है? तो हमें कंसेंट लेनी है बाय नॉट लेस देन 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट देयर एट। मतलब जो मीटिंग आपकी होगी, जो आपकी एजीएम होगी, उस एजीएम में जो मेंबर्स आके वोट कर सकते हैं, ठीक है, तो उन मेंबर से आपको पहले ही कंसेंट ले लेनी है। उसमें से अगर 95% मेंबर्स रेडी हैं, उसमें से अगर 95% मेंबर्स रेडी हैं कि हाँ ठीक है 21 डेज से कम का अगर आप नोटिस भिजवाते हो तो भी हम रेडी हैं, तो 95% अगर मेंबर्स रेडी हैं तो फिर आप शॉर्टर नोटिस से मीटिंग कॉल कर सकते हो। पर अगर जो है एजीएम के अलावा कोई और जनरल मीटिंग है, मतलब अपनी ईजीएम वगैरह है, तो उस केस में दो लिमिट्स दे रखी है। देखो क्या बोला, या तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल होगा या फिर कंपनी के पास में शेयर कैपिटल नहीं होगा, दो केसेस होंगे। तो अगर एजीएम के अलावा कोई मीटिंग है तो ये दो केसेस देख लो। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कितने लोग कंसेंट देंगे शॉर्टर नोटिस के लिए? मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट, यानी कि जो मेंबर्स वोट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर 100 मेंबर्स हैं जो कि वोट करने आएंगे मीटिंग पे, जो वोट कर सकते हैं, तो 100 में से मेजॉरिटी मतलब 51 एंड हु रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95% ऑफ सच पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसका मतलब हमें मेजॉरिटी नंबर तो देखना ही देखना है, और साथ में हमें क्या चेक करना है, उनके पास में ये भी हमें चेक करना है कि उनके पास में पेड अप कैपिटल का कितना होना चाहिए, 95%। ठीक है, क्या बोला, हु रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95% ऑफ सच पेड अप कैपिटल गिविंग राइट टू वोट। मतलब वोटिंग वाला जो कैपिटल है अपना, लाइक इक्विटी वाला कैपिटल है, उसका हमें कितना देखना है, उनके पास कितना होना चाहिए, 95% होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से हमें देखना है। तो अगर टोटल 1 लाख का आपका मान लो कैपिटल है वोटिंग वाला, तो 95% ऑफ 1 लाख जितने मेंबर्स के पास में है, और ऑल्सो वो मेजोरिटी भी होने चाहिए। तो मेजोरिटी नंबर और उनके पास में कितना कैपिटल है, 95%। तो दो लिमिट हो गई। और अगर किसी कंपनी में शेयर कैपिटल है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या हम पेड अप कैपिटल का 95% कैलकुलेट कर पाएंगे? कैपिटल ही नहीं है भाई, तो तुम पेड अप कैपिटल का 95% कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या बोला, आपके पास कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। वोटिंग पावर का आप कितना ले लो, 95%, कि जो लोग वोट कर सकते हैं, जो टोटल वोटिंग पावर है कंपनी की, उसका 95%। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, आप ये याद रख लो, ये आपके आगे भी काम आएगा। बहुत सारी जगह पे आगे ऐसा आएगा कि लिमिट्स इस तरीके से ही आएंगी कि कंपनी में शेयर कैपिटल है और कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। तो याद रखना, जब भी कंपनी में शेयर कैपिटल होगा तब जो हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं वो पेड अप कैपिटल पे होती है, और जब भी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सी बात है कि वो लिमिट पेड अप कैपिटल पे तो कैलकुलेट नहीं हो सकती है। तो वो किस पे कैलकुलेट होगी, वोटिंग पावर। ठीक है, वो डायरेक्टली किस पे कैलकुलेट हो जाएगी, वोटिंग पावर पे कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको लिमिट्स याद रखनी है। अल्टीमेटली सब में लिमिट्स 95% ही है। ठीक है, बस इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो। चलो, तो ये अपना क्या हो गया, शॉर्टर नोटिस, और इसका एमसीक्यू भी बन सकता है। ये 95% वाली जो चीज है ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। चलो, अब इसके पास में इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब काफी इजी सा टॉपिक है, कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। अब जो हम लोग नोटिस देंगे जनरल मीटिंग का, तो उसमें बाय डिफॉल्ट सी बात है कि आप क्या क्या चीजें बताने वाले हो उस नोटिस में। सबसे पहले आप बताओगे मीटिंग कहाँ पर होगी, तो प्लेस ऑफ द मीटिंग, डेट ऑफ द मीटिंग, ऑब्वियस सी बात है किस दिन किस डेट पे मीटिंग है, डे क्या है, आवर, टाइम बताओगे आप एग्जैक्ट, ठीक है, कि किस टाइम पे मीटिंग होने वाली है। तो प्लेस, डे, टाइम और आवर। ठीक है, प्लेस, डेट, डे और आवर।
अच्छा, इसके बाद में एक स्टेटमेंट भी होगा ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। मीटिंग में क्या होने वाला है। अच्छा, मैं तुम्हें बोलूं कि मैं एक लाइव क्लास कंडक्ट करने वाली हूँ, तो तुम मुझसे पूछोगे ना कि मैम वो लाइव क्लास में आप क्या करवाओगे, डांस करवाओगे, पढ़ाओगे, ठीक है, या हम गॉसिप करेंगे, क्या करेंगे, तो मुझसे पूछोगे। सिमिलरली वैसे ही क्या बोला कि जब भी हम लोग मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में क्या बिजनेस होने वाला है। बिजनेस का मतलब यहाँ पे क्या डिस्कशंस करेंगे, किसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, वो सारी चीजें भी नोटिस में लिखनी है, ताकि मेंबर्स को बेसिकली पता रहे कि अच्छा हम जिस मीटिंग में जा रहे हैं तो हम उस सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहे, थोड़ा सा देख कर आए वो सारी चीजें। अच्छा, नेक्स्ट आता है टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का नोटिस किस किस को मिलेगा। अब एक तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि भाई मेंबर की मीटिंग है तो मेंबर को तो नोटिस मिलेगा ही मिलेगा, पर क्या अकेले मेंबर्स आएंगे सिर्फ हवन करने के लिए? नहीं। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लास हो रही है तो तुम लोग आओगे, तुम्हारी क्लास मैंने रखवाई, तुम लोग आओगे तो मैं भी तो आऊंगी साथ में। तुम लोग अकेले अगर मैं ही नहीं आऊंगी तो तुम किससे बात करोगे, ठीक है, या तुम किसकी बात सुनोगे। तो वैसे यहाँ पर भी क्या बोला कि जब जनरल मीटिंग होती है तो मीटिंग में जो है नोटिस बेसिकली किस किस को दिया जाता है, जिन जिन लोगों को हम चाहते हैं कि वो मीटिंग में आएंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज है, हर मेंबर को आप दोगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कोई मेंबर, ठीक है, जो मेंबर तो है पर उसकी डेथ हो गई। अब मेंबर की डेथ हो गई तो हम नोटिस देंगे उसकी आत्मा को, कैसी बात कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई मेंबर मर गया है तो हम किसको नोटिस देंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर हो जाता है, जिसका दिवाला निकल गया, तो उस केस में उसका एक असाइनी अपॉइंट हो जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है। तो अल्टीमेटली ये सब तो मेंबर है, नोटिस दे दिया हमने मेंबर को। अच्छा, और नोटिस किसको दिया जाएगा, ऑडिटर को, ठीक है, कंपनी का जो ऑडिटर होगा, बिकॉज उसने पूरी ऑडिट करी होगी। तो अब वो मेंबर्स को बताएगा कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, उसने जो रिपोर्ट बनाई है बेसिकली वो रिपोर्ट में क्या क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऑडिटर को भी नोटिस दिया जाएगा, और एवरी डायरेक्टर्स को तो आना ही पड़ेगा मीटिंग में। तो इन इन सबको क्या मिलेगा, नोटिस मिलेगा जनरल मीटिंग का, ठीक है। चलो, मेंबर्स, ऑडिटर और डायरेक्टर। अब इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है ना कभी कभी केस स्टडी बन जाती है, नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस। देखो बेसिकली क्या बोला है, अगर ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि गलती से हम किसी मेंबर को नोटिस देना भूल जाते हैं, जानबूझकर नहीं किया, इंटेंशनली, फ्रॉड करने का कोई इंटेंशन नहीं है किसी का भी, लेकिन एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, गलती से अगर हमने नोटिस नहीं दिया किसी भी एक मेंबर को या किसी भी ऐसे पर्सन को, जब भी हमने ऊपर पढ़ा जिसको नोटिस मिलना चाहिए था, तो अगर हमने किसी को नोटिस नहीं दिया है, गलती से मिस हो गया, गलती से, याद रखना एक्सीडेंटल ओमिशन है, इंटेंशनल नहीं है, तो उस केस में क्या हम ये बोलेंगे कि अच्छा एक आदमी को हमने गलती से नोटिस नहीं दिया तो मीटिंग इनवैलिड है, मीटिंग ही कैंसिल हो गई? ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह से आपकी मीटिंग इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, मीटिंग स्टिल वैलिड रहेगी, बिकॉज ठीक है यार, हो गई गलती, इसकी वजह से आप मीटिंग थोड़ी इनवैलिड कर दोगे। चलो, अब इसके बाद में एक आपका टॉपिक है सेंडिंग ऑफ नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अच्छा, अभी हमने ऊपर बात पढ़ी थी कि जो आपका नोटिस है वो आप इन राइटिंग, बाय हैंड या बाय पोस्ट वगैरह दे सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी तो नोटिस भिजवा सकते हो ना, ऑब्वियस सी बात है, आजकल के टाइम पे ज्यादा बेटर रहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से ईमेल वगैरह के थ्रू जो है वो नोटिस भिजवा दें। तो अब उसका क्या प्रोसेस रहेगा, अब बहुत ही फालतू सा और बेसिक सा टॉपिक है। अभी आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर नोटिस भिजवाना है तो कैसे भिजवाना है, कैसे मेल करना है, मेल में अगर आपने अटैचमेंट लगाया है तो वो पीडीएफ लगाना है, ठीक है, एडिटेबल डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ये सब फालतू की बातें बताएगा, बट इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको पढ़ना होगा, 7 मार्क में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसको हम डायरेक्टली बुक से पढ़ेंगे बिकॉज बहुत ही इजी टॉपिक है। चलो, तो बुक पे आ जाओ, ये देखो अपना टॉपिक है सेंडिंग ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसका जो आपका पूरा प्रोसेस है वो कहां पर गिवन है, रूल 8 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अपना चैप्टर है जनरल मीटिंग्स वाला, ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ठीक है। तो इसके लिए रूल्स कौन से एप्लीकेबल होंगे, जो भी हम इस चैप्टर में रूल्स पढ़ेंगे वो रूल्स कौन से होंगे, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, ठीक है। चलो, अब देखो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड का मीनिंग बताया हुआ है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, इसको आप खुद से रीड कर सकते हो। अब प्रोसेस में आ जाओ।
देखो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या रहेगा। सबसे पहले क्या बोला कि अगर आपको नोटिस भेजना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड तो आप ईमेल करोगे। आप क्या करोगे? ईमेल करोगे। अब ईमेल में आप कैसे कर सकते हो? या तो आप डायरेक्टली एक टेक्स्ट लिख दो कि ऐसे ऐसे अपनी मीटिंग है, मतलब जो भी चीज आपको नोटिस में लिखनी है वो डायरेक्टली एज अ टेक्स्ट लिख दो, या फिर अटैचमेंट टू ईमेल लगा दो। ठीक है, कोई पीडीएफ वगैरह होगा उसको आप एज एन अटैचमेंट लगा दो। ठीक है, या एक नोटिफिकेशन दे दो जिसमें आपने एक लिंक दे रखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक लिंक दे रखा होगा या यूआरएल होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली उसको हम क्लिक करके और जो अपना है वो ओपन हो जाएगा जो नोटिस है। तो आप टेक्स्ट या अटैचमेंट या एक लिंक वगैरह दे सकते हो जिसको ओपन करके आप नोटिस एक्सेस कर लोगे। अच्छा, इसके बाद क्या बोला भाई, ईमेल किसको भेजना है? ईमेल उसको ही तो भेजोगे जिसको नोटिस भेजना है। तो क्या बोला, ईमेल शेल बी एड्रेस टू द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच ईमेल एज पर कंपनीज रिकॉर्ड्स या एज पर डिपॉजिटरीज रिकॉर्ड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी का मेंबर होगा उसी को आप भेजोगे ईमेल। ठीक है, तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो हम पढ़ते हैं कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसमें जो इसका नाम लिखा हुआ है उसको, या अगर डीमैट में शेयर्स होते हैं तो डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, उससे रिकॉर्ड लेकर जो मेंबर्स होंगे उसको भेजोगे। बेसिक से बात है। अच्छा, फिर क्या बोला कि जो ईमेल में जो सब्जेक्ट लाइन होगी उसमें आप क्या मेंशन करोगे? कंपनी का नाम, नोटिस ऑफ द टाइप ऑफ मीटिंग, कौन सी टाइप की मीटिंग है वो आप बताओगे, प्लेस एंड डेट आप बताओगे मीटिंग की। ठीक है। अच्छा, अगर हम नोटिस भेजते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आप भेजोगे इन द फॉर्म ऑफ अ नॉन एडिटेबल अटैचमेंट, है ना। जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि अगर हम नोटिस भेजना चाहते हैं तो हम उसको एज एन अटैचमेंट टू ईमेल भेज सकते हैं, करेक्ट। तो अगर हमने उसको एज एन अटैचमेंट भेजा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होगा? नॉन एडिटेबल होगा। तो वो पीडीएफ फॉर्म में होगा या किसी भी ऐसे फॉर्मेट में होगा जिसको सामने वाला बंदा एडिट नहीं कर सकता। बेसिक सी चीज है। और इसके अलावा आप क्या दोगे? लिंक या इंस्ट्रक्शंस दोगे कि किस किस तरीके से वो डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब बेसिकली क्या रेलेवेंट सॉफ्टवेयर वगैरह है जिसको डाउनलोड करना होगा उसको ओपन करने के लिए। मतलब आप तो इतना डिटेल में मत लिखना, आप तो यहाँ तक जो मैंने बोल्ड कर रखा है ना उतना उतना याद कर लोगे तो वो भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो पीडीएफ और नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला कि कंपनी जो है, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज कर रही है तो कंपनी के पास में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम में कंफर्मेशन मिले कंपनी को। किस चीज की कंफर्मेशन मिले भाई? कि भाई जितने टोटल रेसिपिएंट्स हैं जिसको कंपनी ने मेल किया है वो कितने लोग हैं, कोई मिस तो नहीं हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को पता चलना चाहिए कि कितने लोगों के पास मेल पहुंचा है। देन रिकॉर्ड मेंटेन करना है ऑफ ईच रेसिपिएंट जिस जिसको नोटिस भेजा गया है, और उसकी कॉपी भी रखनी होगी। मतलब एक सिस्टम जिसमें सब चीज का रिकॉर्ड हो। ऐसा नहीं है हमने भेज दिया हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है किसको गया मैसेज, किसको नहीं गया, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को नोटिस नहीं पहुंचा है, ठीक है, कोई फेल ट्रांसमिशन है, तो उसका भी बेसिकली पता लगना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे फेल हो गया नोटिस, हमें तो लग गया नोटिस चला गया बट एक्चुअली वो गया ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है मेंबर तक पहुंचा ही नहीं है तो फिर वो डिफॉल्ट हो जाएगी कंपनी के पार्ट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं पे फेल्ड ट्रांजिशन हुआ है, फेल्ड ट्रांसमिशन हुआ है, तो वो भी जो है पता लगना चाहिए। और इसके अलावा सब्सिक्वेंट रीसेंडिंग शेल बी रिटेन। और अगर किसी को मान लो मैसेज ट्रांसमिट नहीं हुआ है तो कंपनी ने वापस से मैसेज भेजा होगा तो वो रीसेंडिंग का भी डिटेल्स वगैरह जो है वो सिस्टम में मेंटेन होनी चाहिए कि इसको वापस से हमने भेज दिया है। एज अ प्रूफ ऑफ सेंडिंग कंपनी के पास प्रूफ होना चाहिए। मेंबर ये भी तो बोल सकता है कि कंपनी ने जानबूझकर नहीं भिजवाया, तो कंपनी के सिस्टम में सारा प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये बोला है कि अगर कंपनी के बियॉन्ड कंट्रोल, मतलब कोई ऐसी चीज जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं थी, ठीक है, और फिर मैसेज ट्रांसमिट नहीं हो पाया, तो कंपनी उस चीज से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। जैसे मान लो सामने वाला पर्सन था मेंबर, उसने ईमेल एड्रेस ही गलत प्रोवाइड की थी अपनी, तो उसमें कंपनी क्या कर सकती है? या सर्वर कोई इशू आ गया, मतलब जहां पे कंपनी की गलती नहीं है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल भी नहीं मानी जाएगी। फिर वही है, अगर मेंबर ने नहीं प्रोवाइड किया सही ईमेल एड्रेस, या मान लो जब अपडेट करना था तो उसने अपडेट नहीं किया उसका ईमेल एड्रेस, उस केस में कंपनी डिफॉल्ट में नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है अगर आप गलत ईमेल दोगे या आप ईमेल दोगे ही नहीं तो कंपनी क्या कर सकती है? नेक्स्ट क्या बोला है?
जो कंपनी है, देखो कंपनी ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास इन हाउस फैसिलिटी है कि जो सारा भिजवाना होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कंपनी खुद के लेवल पे करती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो एक एजेंट को हायर कर लेती है, ठीक है, कि उसके बिहाफ पे वो सारे काम करता है। तो दोनों चीजें हो सकती है कि उसकी इन हाउस फैसिलिटी भी हो सकती है कंपनी की, या कंपनी का एक रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट होता है, ठीक है, उसके थ्रू भी कंपनी करवा सकती है, या फिर कंपनी किसी दूसरी थर्ड पार्टी को भी, या थर्ड पार्टी एजेंसी, जिसने आपने सुना होगा बेसिकली बल्क मैसेजिंग की फैसिलिटी हम लोग ले लेते हैं, तो ऐसी किसी एजेंसी की भी हेल्प कंपनी ले सकती है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत ही बेसिक सी चीज बोली है, जो नोटिस आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में भिजवाया है, ऑब्वियस सी बात है वो रीडेबल होना चाहिए। ऐसी किसी लैंग्वेज में पहुंच गया मैसेज के हमारे ऊपर से जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और रेसिपेंट के पास भी कॉपीज वगैरह जो है वो उसकी मेंटेन रहनी चाहिए, इतना ही पढ़ लेना इसमें। इसके बाद क्या बोला है कि जो नोटिस है भिजवाना तो आपको इस तरीके से है, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपको वो नोटिस कंपनी की वेबसाइट जो है उस पर भी डाल देना है, ठीक है। तो जो चीजें बोल्ड हो रखी है ना उतना उतना आप पढ़ लो, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना होगा। बहुत ही बेसिक सी चीज है, एक बार रीडिंग करके आपको समझ में आ गया होगा, ये तुम्हें वैसे ही पता है, ठीक है। चलो, बट इस पे हाँ क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, जो अपना सेक्शन 101 था नोटिस वाला, वो पूरा हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। देखो अपना नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 102, स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू नोटिस। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना होगा अबाउट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या पढ़ना होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो ये हमने पहले भी बात कर रखी है, अलग अलग चैप्टर्स में अपना आता ही है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो होता है ये नोटिस के साथ अटैच होकर जाता है, ठीक है, नोटिस के साथ में जाता है, जिसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई होती है, बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ होता है स्पेशल बिजनेस को। किसको एक्सप्लेन किया हुआ होता है, स्पेशल बिजनेस को, टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग। देखो जनरल मीटिंग जो अपनी होती है ना, पहले यहाँ पे आ जाओ। जनरल मीटिंग जो अपनी होती है ना उसमें दो टाइप के बिजनेस होते हैं। बिजनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, बिजनेस का मतलब जो हम मीटिंग में डिस्कशन करेंगे और जिसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करेंगे, अप्रूव करेंगे उस चीज को, उसको हम बिजनेस बोलते हैं मीटिंग में, कि मीटिंग में हम ये बिजनेस करने वाले हैं। तो जो मीटिंग होती है उसमें दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमेशा किसके साथ में जाता है, स्पेशल बिजनेस के साथ। कभी भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ नहीं जाएगा। अब पहली बात, होते क्या है ऑर्डिनरी और स्पेशल। देखो ऑर्डिनरी बिजनेस आपको याद रखना है अड्डा, ADDA, ठीक है, अड्डा। अब ये तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अभी क्या है, देखो चार बिजनेस होते हैं जो कि ऑर्डिनरी होते हैं, और वो भी AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में। ये चार बिजनेस होंगे अड्डा वाले, और इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस। देखो सबसे पहले क्या बोला, जो अपना फर्स्ट वाला ए है, फर्स्ट वाला ए है अकाउंट्स, ठीक है। इसका मतलब जो भी सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह से रिलेटेड होगी। देखो क्या बोला है, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। जो मीटिंग होगी एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेंगे कंसिडर, बोर्ड रिपोर्ट को करेंगे कंसिडर, और ऑडिटर की रिपोर्ट वगैरह जो होती है उसको जो मेंबर्स वगैरह होते हैं वो अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या रख लो, ए से अकाउंट्स। इसके बाद में आता है अपना डी। जो डी है वो क्या है, डिविडेंड। डी से क्या है, डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना है उसके लिए मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, मतलब वो अगर डिस्कस हो रहा है मीटिंग में, तो वो भी किसका पार्ट है, ऑर्डिनरी बिजनेस। तो डी से क्या हो गया, डिविडेंड। अच्छा, नेक्स्ट डी से क्या हो गया, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट डी से क्या हो गया, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। आपको याद होगा जो हमने डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा है वहां पर हमने बात की है ना कि डायरेक्टर्स जो रोटेशनल होते हैं वो रिटायर होते हैं, तो उनकी प्लेस पे हम अपॉइंटमेंट करते हैं। तो वो सब चीजें कहाँ पर होती है, AGM में ही तो होती है। तो क्या बोला, डी से क्या हो गया, जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा। एंड फाइनली जो लास्ट है अपना ए, जो लास्ट है अपना ए, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और उसकी हम रेम्युनरेशन वगैरह भी फिक्स करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ADDA ये जो होते हैं वो भी कौन सी मीटिंग में, AGM में। मतलब जो अड्डा वाले ट्रांजैक्शंस हैं और वो कहां पर हो रहे हैं, कौन सी मीटिंग में हो रहे हैं, AGM में। इनको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस।
इसके अलावा, अड्डा के अलावा और कोई भी बिजनेस हो रहा है एजीएम में, तो वो बिजनेस कौन सा बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस है। और जो अपनी ईजीएम हो रही है, ईजीएम, उसमें सारे के सारे बिजनेस ही स्पेशल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, हम ईजीएम बुलाते ही तब है जब हमें कोई स्पेशल काम करना होता है। एजीएम तो हर साल होती है, अगर हमें कोई स्पेशल काम करना है तो ही तो हम ईजीएम बुलाएंगे। ईजीएम बुलाना कंपलसरी थोड़ी होता है। तो ईजीएम में हर काम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हर काम कौन सा होगा? स्पेशल बिजनेस। अगर हम ये अड्डा वाले काम, जैसे डायरेक्टर वगैरह का कुछ हो गया या ये सब अगर हम ईजीएम में कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीज मानी जाएगी? वो स्पेशल ही मानी जाएगी। मतलब अड्डा ओनली एंड ओनली एजीएम में ऑर्डिनरी रहता है, ईजीएम में सारे बिजनेस कौन से रहेंगे? स्पेशल। ठीक है, तो ये चार अपने ऑर्डिनरी हो गए। इन एनुअल जनरल मीटिंग स्पेशल देख लो क्या बोला है? स्पेशल बिजनेस। एजीएम के केस में ऑल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड देयर एट एक्सेप्ट द वन स्टेटेड अबव। यानी अगर हम एजीएम की बात करें तो एजीएम में जो ऊपर हमने चार बिजनेस पढ़े अड्डा वाले, वो तो कौन से हैं? ऑर्डिनरी। पर उसके अलावा, उन चार के अलावा बाकी सारे बिजनेस कौन से हैं? एक्सेप्ट फोर, स्पेशल हो गए ना। और ईजीएम में सारे के सारे बिजनेस स्पेशल माने जाएंगे। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कब जाता है? स्पेशल बिजनेस। जो भी स्पेशल बिजनेस होगा, मतलब अड्डा के अलावा, उन सब में क्या जाएगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग ऑर्डिनरी बिजनेस। अब वापस आ जाओ, देखो क्या बोला कि जब भी कंपनी में मीटिंग में कोई भी स्पेशल बिजनेस होगा, तो उस केस में हम क्या भिजवाएंगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऑर्डिनरी बेसिक सी चीज हो रही है तो वहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पता है। हर बार जो है वो अकाउंट्स वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट, इनका जो है अडॉप्शन होगा ही होगा, ये हर बार होगा। तो इसके लिए हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन करने की जरूरत कब होती है? जब कोई स्पेशल बिजनेस हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें सब कुछ बताया हुआ होता है, जो अपना ईएस जाता है उसमें सब पर्टिकुलर्स होते हैं, डिटेल्स होते हैं। ठीक है, जो भी टाइप का काम होने वाला है, जिसके लिए हम ओआर या एसआर पास करेंगे, उसकी सब डिटेल्स होती है। इसके अलावा क्या बोला और क्या बताना होता है? नेचर ऑफ कंसर्न या इंटरेस्ट, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, इन एनी आइटम। देखो बेसिकली कंपनी में अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई भी बिजनेस हो रहा है, तो ये बताना होगा कि उसमें डायरेक्टर्स जो हैं, या जो कंपनी का मैनेजर है, या जो कंपनी का केएमपी है, या फिर इनके रिलेटिव्स है, इनका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो लोग हैं, ये खुद का इंटरेस्ट है, उस चीज से कोई ये काम करवाना चाहते हैं जिसमें मेंबर्स की अप्रूवल लेना चाहते हैं, मेंबर्स से जो है रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं उस काम के लिए, और वो काम में, वो पर्टिकुलर बिजनेस में इनका खुद का इंटरेस्ट है, इनको खुद को पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। तो कंपनी का बेनिफिट नहीं सोच रहे हैं, खुद का बेनिफिट सोच रहे हैं। तो ये चीज मेंबर्स को पता होनी चाहिए कि अच्छा, जिस चीज के लिए हम लोग रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं, उसमें मेंबर्स जो हैं उनको ये पता होना चाहिए कि केएमपी का, डायरेक्टर का, मैनेजर का या उनके रिलेटिव्स का क्या इंटरेस्ट है। चाहे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, अगर कोई इंटरेस्ट है तो उनको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, कोई से भी अदर इंफॉर्मेशन या फैक्ट जिससे मेंबर को हेल्प होगी, ताकि वो ये समझ पाए कि जो स्पेशल बिजनेस हो रहा है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, उसका क्या स्कोप है, क्या इम्प्लीकेशन है। देखो ऑब्वियस सी बात है, हर मेंबर जो है, क्या वो जरूरी है कि उसको पता हो कि कंपनी में जो है, मतलब वो एजुकेटेड ही हो इतना ज्यादा कि उसको एक एक चीज के बारे में डिटेल में पता हो? नहीं। ठीक है, इन्वेस्टर है, पैसा लगा दिया, नहीं पता उसको कि क्या होगा इस चीज में, उसके क्या बेनिफिट है, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो वो सब एक्सप्लेन जो चीजें हम कहाँ करेंगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। चलो अब आ जाओ आगे। अब इसके बाद क्या आता है? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या बोला है? अगर हम कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जनरल मीटिंग में जहां पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह इन्वॉल्व है, तो अगर बेसिकली देखो मेंबर है, तो उनको पता होने के लिए कि क्या होने वाला है, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, तो उनको पता होना चाहिए। पता करने के लिए वो उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं पहले ही। तो वहां पे भी लिखा होना चाहिए टाइम एंड प्लेस, कब मेंबर उस डॉक्यूमेंट को आकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये चीज भी कहां पर मेंशन होनी चाहिए? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? नॉन डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या बोला? देखो अगर ईएस में कोई भी नॉन डिस्क्लोजर रहा या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर रहा, इसका मतलब अभी हमने ऊपर बात की थी कि सब चीजें मेंबर को एक्सप्लेन करनी है आपको ईएस में लिख के, पर अगर ईएस में कोई नॉन डिस्क्लोजर है, कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की गई है, या आधी दूरी बात बता दी, आधी बातें बताई, आधी बातें नहीं बताई, अगर ऐसा कुछ किया है, किसने?
किसी प्रमोटर ने, कंपनी के या डायरेक्टर ने या मैनेजर ने या फिर केएमपी में। ठीक है, अब अभी हमने ऊपर बात पढ़ी थी कि उनका कोई इंटरेस्ट हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन में, उनका कोई कंसर्न हो सकता है। उनको लगता है कि अगर हमने बता दिया ना मेंबर को तो वो कभी हाँ ही नहीं बोलेंगे, वो मना ही करेंगे, तो एक काम करते उनको बताते ही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है जिससे इन सबको बेनिफिट हो रहा है, नहीं बताने से भी इनको बेनिफिट हो रहा है अगर, और इन्होंने वो बेनिफिट के चलते मेंबर को नहीं बताया, तो क्या बोला है, इनको जो भी बेनिफिट हुआ है ना उसकी उस चीज की वजह से, वो बेनिफिट उनका नहीं माना जाएगा, वो बेनिफिट कंपनी का माना जाएगा। ये माना जाएगा कि जो बेनिफिट डायरेक्टर्स वगैरह को हुआ है, डायरेक्टर्स वगैरह ने वो बेनिफिट जो है वो कंपनी के बिहाफ पर अपने पास रख रखा है। यानी अल्टीमेटली वो बेनिफिट हम किसका मान लेंगे, कंपनी का मान लेंगे, और फिर उनको वो वापस से वो बेनिफिट किसको देना होगा, कंपनी को देना होगा। बिकॉज अल्टीमेटली आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट मेंबर से छुपाकर अगर बना लेते हो तो वो आपका माना ही नहीं जाएगा, वो कंपनी का ही माना जाएगा, और आपको उसको वापस से कंपनी को कॉम्पनसेट करना होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अब अपना सेक्शन 101 हो गया नोटिस एंड 102 हो गया ईएस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, इंपॉर्टेंट है कोरम। क्या है, कोरम फॉर मीटिंग। अब ये कोरम कौन सा नया वर्ड आ गया, कोरम क्या होता है, देखो अगर कोई मीटिंग हो रही है तो मीटिंग तभी वैलिड मानी जाएगी जब कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है, कुछ मिनिमम लोग आने चाहिए तो ही मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। वो जो मिनिमम लोग जो आने ही चाहिए तभी मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरम। तो कोरम क्या है, कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, कि कम से कम इतने लोग आने चाहिए तो ही मीटिंग क्या मानी जाएगी, तो ही मीटिंग एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। ठीक है, देखो क्या बोला है, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर कोरम शेल बी। मतलब कंपनीज एक्ट ने खुद ही बता दिया कि इतनी कोरम है, यानी कंपनीज एक्ट ने खुद बोल दिया कि इतने लोग मिनिमम तो मीटिंग में आने ही चाहिए तभी मीटिंग वैलिड होगी। लेकिन आर्टिकल्स चाहे तो उससे ज्यादा भी कर सकते। देखो अब आपको याद होगा हमने बात की थी कि जो कंपनीज एक्ट होती है वो दादाजी होते हैं, देन एमओए पापा होते हैं, और आर्टिकल्स जो होता है वो बेटा होता है, करेक्ट। इसका मतलब कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है वो हमेशा सुपीरियर है, और एमओए और आर्टिकल्स को उसकी बात माननी होगी। अब यहाँ पर क्या बोला, कंपनीज एक्ट ने कोरम मेंशन की हुई है मिनिमम वाली। अब अगर आर्टिकल्स ने कोई लार्जर नंबर दे दिया, अगर आर्टिकल्स ने कोई लार्जर नंबर दे दिया तो हम किसकी बात मान रहे हैं, तो हम आर्टिकल्स की बात मान रहे हैं। तो आप बोलोगे ये तो गलत हो गया, हमें तो कंपनीज एक्ट की बात माननी चाहिए। देखो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है मान लो 5, कंपनीज एक्ट पे कितना लिखा हुआ है कि 5, कम से कम 5 लोग आने चाहिए, आर्टिकल्स ने लिख दिया 7 आने चाहिए, तो अब तुम क्या बोलोगे, कंपनीज एक्ट की बात माननी चाहिए। देखो कंपनीज एक्ट की बात माननी चाहिए नो डाउट, लेकिन यहाँ पर कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है, मिनिमम 5 आने चाहिए ना। कंपनीज एक्ट बोल रहा है मिनिमम 5 आने चाहिए, और आर्टिकल्स बोल रहा है 7 आने चाहिए। तो अगर 7 की बात मान लोगे तो 7 में मिनिमम 5 तो ऑलरेडी कवर हो ही गया ना। हमने मिनिमम 5 तो बुला ही लिए, हम तो ज्यादा ही बुला रहे हैं, यानी हम मिनिमम रिक्वायरमेंट से तो कम नहीं जा रहे हैं। यानी कि हम कंपनीज एक्ट की बात, ऐसे थोड़ी कि कंपनीज एक्ट की बात नहीं मान रहे, कंपनीज एक्ट की तो बात हम तब भी मान रहे हैं। अगर हम आर्टिकल्स में लिख देते कि नहीं 3 ही होता, तब हम कंपनीज एक्ट की बात नहीं मान रहे होते, यानी तब हम मिनिमम से कम चले गए, तब हम कंपनीज एक्ट से कम चले गए, वो नहीं हो सकता। बट हम कंपनीज एक्ट से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब आर्टिकल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट बोल रहा है 5 लोग आने चाहिए, पर आर्टिकल्स बोल रहा है नहीं, कंपनीज एक्ट से ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे हम, तो 7 लोग आने चाहिए, तो आर्टिकल्स की बात मान लो, क्योंकि स्ट्रिक्ट हो रहे हैं आर्टिकल्स। बट कंपनीज एक्ट की बात तो तब भी मानी जा रही है, 7 है तो उसमें मिनिमम 5 तो ऑलरेडी आ गए ना। ठीक है, चलो तो इसीलिए बोला है कि या तो आर्टिकल्स में लिख दो लार्जर नंबर, अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ है तो फिर चुपचाप से कंपनीज एक्ट की बात मान लो। अब कंपनीज एक्ट ने पब्लिक कंपनी के लिए अलग कोरम बताई है, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग कोरम बताइए। अब पहले प्राइवेट की पढ़ लो, सिंपल सी है। प्राइवेट कंपनी में दिमाग ही नहीं लगाना है, प्राइवेट कंपनी में क्या बोला है, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शेल बी द कोरम। 2 मेंबर्स आने चाहिए पर्सनली, खुद मेंबर खुद आने चाहिए, और वो क्या मान लिया जाएगा, कोरम मान लिया जाएगा। 2 मेंबर्स मिनिमम 2। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी के केस में डिपेंड करता है मेंबर्स पे, पब्लिक कंपनी के केस में किस पे डिपेंड करता है, मेंबर्स पे डिपेंड करता है।
अगर मेंबर्स जो हैं पब्लिक कंपनी में नॉट मोर देन 1000 है, जिस दिन मीटिंग है ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, अगर पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, नॉट मोर देन 1000, तो कोरम कितनी होगी, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर मीटिंग में अगर मीटिंग की डेट पे कंपनी में कितने मेंबर हैं, 1000 से तो ज्यादा हैं लेकिन 5000 तक है। फर्स्ट वाले में कितना था, नॉट मोर देन 1000, ठीक है, तब कितनी थी कोरम, 5। सेकेंड वाले में कितना है, 1000 से ज्यादा है बट 5000 तक, अगर इतने लोग हैं कंपनी में टोटल, तो फिर कोरम कितनी होगी, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। और तीसरा क्या बोला है, अगर कंपनी में मेंबर्स 5000 से भी ज्यादा है, एक्सीडिंग 5000 मेंबर्स है, बड़ी कंपनी है, तो उस केस में 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। क्या बोला, 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, ये क्या मान लिए जाएंगे आपके, ये आपके कोरम मान लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लो, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सब जगह पे क्या लिखा हुआ है, पर्सनली प्रेजेंट। अब पर्सनली प्रेजेंट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आगे जाके हम एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉक्सी, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो मेंबर होता है ना, वो खुद से नहीं आ सकता है मीटिंग में, बिजी है मान लो, अवेलेबल नहीं है व्हाटएवर, तो वो अपने बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को भेज सकता है कि तुम जाओ और मेरे बिहाफ पर मीटिंग अटेंड कर लो, ठीक है, उसे हम प्रॉक्सी बोलते हैं। लेकिन कोरम में प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा, मतलब कोरम जो है ना, मतलब मिनिमम मेंबर में जो है वो खुद मेंबर ही होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 बोल दिया, तो 5 में मेंबर्स खुद ही होने चाहिए, वो 5 में किसी का प्रॉक्सी होगा तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि कोरम में मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, यानी वो खुद मेंबर ही होने चाहिए, प्रॉक्सी नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो, अच्छा, इसके बाद में एक टॉपिक आपका आया है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग फॉर द वांट ऑफ कोरम। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमें मिनिमम मेंबर्स चाहिए थे, जैसे यहाँ पे 5 चाहिए थे, 15 चाहिए थे, 30 चाहिए थे या 2 चाहिए थे, व्हाटएवर, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि मीटिंग में जो है वो कोरम प्रेजेंट नहीं है, 5 चाहिए थे बट 3 ही लोग आए, तो क्या हम मीटिंग कर लें, नहीं, ऑब्वियसली बात है, मीटिंग वैलिड ही नहीं मानी जाएगी अगर मिनिमम जो लोग चाहिए वो हमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो उस केस में हम मीटिंग को क्या बोल देंगे कि मीटिंग एडजर्न हो गई ड्यू टू द वांट ऑफ कोरम, मतलब मीटिंग आ गई, मीटिंग हमने बुलाई थी, लोग आ गए, लेकिन क्योंकि कोरम पूरी नहीं हुई है तो अभी हमें मीटिंग को एक तरीके से क्या करना होगा, पोस्टपोन वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, एडजर्न वर्ड यूज करते हैं। एडजर्न वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब मीटिंग बुला ली, ठीक है, लेकिन अभी वो मीटिंग वैलिड नहीं है या अभी मीटिंग जो है वो किसी भी रीजन की वजह से कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो अब वो मीटिंग जो है वो किसी और डेट पे होगी, उसे हम एडजर्न कहते हैं। देखो पोस्टपोन का मतलब तो क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने डिसाइड किया था कि मेरी मीटिंग 15th को होगी, बट मैंने पहले 11th को ही बोल दिया कि 15th वाली मीटिंग अभी 20th को होगी, तो वो पोस्टपोन है। लेकिन मैंने 15th को मीटिंग बुला ली, मीटिंग आ गई, अब हमें उस दिन मीटिंग नहीं करनी है, किसी रीजन की वजह से मीटिंग उस दिन नहीं हो पा रही है, तो अब हम पोस्टपोन वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब जो मीटिंग होगी, ठीक है, लाइक 15 से मान लो अब वो जो है वो नेक्स्ट वीक में किसी डेट पे हो रही है, तो अब हम उसे बोलेंगे कि वो एडजर्न हुई है, ठीक है। पोस्टपोन तो कब होती है, जब मीटिंग आई नहीं है, पहले ही हमने पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, तो ये एडजर्नमेंट हो गया। अच्छा, अब अगर कोरम नहीं आई तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न। तो इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, अच्छा ऐसे नहीं है कि मीटिंग का टाइम मान लो कितने बजे का है, लेट्स से 1 बजे का है, 1:05 तक अगर कोरम नहीं आए तो फिर भाग जाओ, ऐसा नहीं है, कम से कम हाफ एन आवर वेट करना है। तो इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, देन मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न हो जाएगी, किस डेट पे होगी अब मीटिंग, सेम डे इन द नेक्स्ट वीक। जैसे मान लो मीटिंग थी इस हफ्ते में, लेट्स से मंडे को, है ना, तो अभी एडजर्न हो गई बिकॉज कोरम नहीं आई, तो अभी अगले हफ्ते का जो मंडे होगा उस दिन मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। सेम डे इन नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, या फिर बोर्ड कोई दूसरा डेट या प्लेस भी डिसाइड कर सकता है, ठीक है। और अगर बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया तो फिर तो वही है, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। अच्छा, अगर मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100 देन शेल स्टैंड कैंसिल। देखो क्या होगा, अभी हम आगे जाके जब सेक्शन 100 पढ़ेंगे, ईजीएम है ये बेसिकली, तो इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स है ना, वो खुद से भी रिक्वेस्ट कर कर मीटिंग बुला सकते हैं, मेंबर्स खुद से भी रिक्वेस्ट कर कर मीटिंग बुला सकते हैं। अब मान लो मेंबर्स ने खुद से रिक्वेस्ट कर कर मीटिंग बुलाई है और इतने बदतमीज है कि खुद ही कोरम जो है पूरी नहीं कर रहे, तुमने खुद ने मीटिंग बुलाई, लाइक तुमने खुद ने बोला कि मैम हमारी क्लास कंडक्ट करवाओ, हमारी क्लास रखवाओ, मैंने तुम्हारी क्लास रखवाई, लाइव क्लास रखवाई, खुद ही नहीं आ रहे हो तुम, तो अब मैं उसको एडजर्न नहीं करूंगी, अब वो कैंसिल है, तुम्हारी गलती है।
ठीक है। सो अगर मीटिंग मेंबर्स ने खुद ने बुलाई थी रिक्वेस्ट करके, उसमें भी कोरम नहीं आ रही है, तो फिर वो कैंसिल है। उसके अलावा जो है मीटिंग होगी वो एडजर्न हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर मान लो मीटिंग एडजर्न हो गई या फिर हमने चेंज कर दिया डे, डेट, टाइम या प्लेस ऑफ द मीटिंग, जैसा भी है इस केस में, तो मीटिंग एडजर्न हो गई या डे, डेट, टाइम, प्लेस बोर्ड ने कुछ और चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है हमें उसका भी नोटिस देना होगा। बट उसके लिए हमें अगेन 21 दिन का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम नॉट लेस देन 3 डेज का, मिनिमम 3 दिन का नोटिस देंगे टू मेंबर्स। ठीक है। तो इस केस में 3 दिन का नोटिस जाएगा मेंबर्स को, या तो इंडिविजुअली जाएगा या आप एक एडवर्टीजमेंट दे दो इन इंग्लिश वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर। ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला, एडजर्न मीटिंग हुई। अब एडजर्न मीटिंग में भी मान लो कोरम नहीं आई, जो हमें कोरम चाहिए थी वो एडजर्न मीटिंग में भी नहीं आए। इतने गए बीते लोग हैं कि उनसे आया ही नहीं जा रहा। तो अब एडजर्न मीटिंग को क्या वापस एडजर्न करोगे, यही करते रहोगे, पागल हो? नहीं। तो क्या बोला, अगर एडजर्न मीटिंग में भी हाफ एन आवर में कोरम नहीं आए, तो जितने लोग आ रहे हैं ना, जितने मेंबर्स प्रेजेंट है, उनको ही कोरम मान लो और खत्म करो। ठीक है। तो द मेंबर्स प्रेजेंट शेल बी द कोरम। तो ये अपना क्या हो गया, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग फॉर द वांट ऑफ कोरम। ओके। अब देखो जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 104, क्या है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। देखो ऑब्वियसली बात है, जो मीटिंग होगी उसमें एक चेयरमैन होना चाहिए, जो हम कह सकते हैं पूरी मीटिंग को मैनेज करेगा, सब कुछ वोटिंग वगैरह जो है वो सब करवाएगा। तो इसीलिए एक चेयरमैन का होना बहुत जरूरी है। तो क्या बोला है, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज, यानी या तो आर्टिकल्स में लिखा हुआ हो कि चेयरमैन जो है वो कौन है, क्या है। अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ नहीं है तो फिर मेंबर्स जो पर्सनली प्रेजेंट है मीटिंग पे, जो मेंबर्स मीटिंग में आए हैं, वो अपने में से ही किसी एक को क्या बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे। अपने में से किसी एक को क्या बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे। कैसे, ऑन शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे हैंड रेस करते हैं वो लोग, मेजोरिटी लोग जो भी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग हो जाती है। शो ऑफ हैंड, सिंपल हैंड रेस करके, अगर आप किसी चीज पे अप्रूवल दे रहे हो तो अपना हैंड रेस कर दो। ठीक है। तो इस तरीके से मेंबर्स अपने में से ही किसी एक को क्या बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे। अच्छा, इफ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, इट शैल बी टेकन forthwith एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब देखो यहाँ पे ना दो चीजें, एक तो हमने क्या बात किया, शो ऑफ हैंड्स, और एक क्या है, पोल। अब ये क्या होता है, ये सब जो होते हैं ना, ये वोटिंग करने के तरीके हैं। यानी कंपनी में जो वोटिंग हो रही है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। एक तरीका जो अपना सिंपल तरीका है, कौन सा, शो ऑफ हैंड्स का। और एक तरीका क्या तरीका है, वोटिंग ऑन पोल। ठीक है। अच्छा, शो ऑफ हैंड्स तो सबसे बेसिक तरीका है, जिसमें क्या होता है, जो भी मेंबर है वो अपना वोटिंग कैसे कर देता है, अपना अगर उसको यस बोलना है तो वो हैंड रेस करके वोटिंग कर देता है। मतलब शो ऑफ हैंड्स में वन मेंबर का वन वोट होता है। शो ऑफ हैंड्स में एक मेंबर एक वोट, मतलब वन मेंबर वन वोट। ठीक है। लेकिन पोल में क्या होता है, पोल में आपके पास कितने शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वोट मिलेंगे, यानी वन शेयर इक्वल्स टू वन वोट। देखो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है ना कंपनी में, कि जो मेंबर्स आ रहे हैं, जो वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो बाकी सबको पसंद नहीं आ रही है। तो बाकी मेंबर्स को क्या लगता है, नहीं, जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं उनकी ऑब्वियसली बात है ज्यादा चलनी चाहिए, है ना। हर आदमी को, जिसके पास, जैसे मान लो कंपनी में 5 लोग हैं, 5 में से एक बंदे के पास एक शेयर है, सेकंड बंदे के पास भी एक शेयर ही है, थर्ड के पास भी एक ही शेयर है, बाकी जो 2 है उनके पास बाकी सारे शेयर्स हैं, लेकिन सबको जो है वो एक एक ही वोट दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि यार जिस बंदे के पास कम शेयर है उसको भी तुमने उतने ही राइट दे दिए, उसको भी एक ही वोट दे दिया। और जिस बंदे के पास मान लो 1 लाख शेयर है उसको भी तुमने उतने ही जो है वोटिंग दे दिया। तो सबको एक ही वोट दे रहे हो तुम, ऐसा नहीं चलना चाहिए। ठीक है। सो अगर उनको लगता है कि नहीं, जिसके पास जितने शेयर हैं उसकी उतनी चलनी चाहिए मीटिंग में, तो शेयर के अकॉर्डिंग वोटिंग होनी चाहिए, एक शेयर पे एक वोट मिलना चाहिए, उसको हम कहते हैं पोल। कि पोल से वोटिंग होगी, वोटिंग ऑन पोल, जहां पे आपके पास जितने शेयर्स हैं उतने वोट है, एक शेयर एक वोट, 10 शेयर्स 10 वोट। और शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, आपके पास में आप अकेले आदमी हो, मेंबर के अकॉर्डिंग वोट मिलेगा, एक बंदा एक वोट। ठीक है। तो नॉर्मली शो ऑफ हैंड्स से चलता है, पर अगर वहां पे लगता है मीटिंग में कि नहीं नहीं, शो ऑफ हैंड्स जो है उससे नहीं होनी चाहिए, चीजें पोल से होनी चाहिए, तो पोल की डिमांड करनी पड़ती है, पोल की डिमांड करनी पड़ती है। तो जैसे अब यहाँ पर भी हमने क्या बात करी कि भाई जो अपना चेयरमैन है उसको कैसे अपॉइंट कर लो, आप चेयरमैन को अपॉइंट कर लो आप शो ऑफ हैंड से, मतलब वन मेंबर वन वोट वाले सिस्टम से आप अपॉइंट कर लो। बट मान लो वहां पे जो चेयरमैन अपॉइंट हो गया बिल्कुल गधा अपॉइंट हुआ है,
पसंद ही नहीं आ रहा बाकी लोगों को, ठीक है, कि नहीं यार इससे तो कुछ भी नहीं होगा, टाइम पास करेगा ये, तो हमें तो जो है वापस से वोटिंग करवानी है पोल के अकॉर्डिंग। तो वो जो मेंबर्स हैं वो पोल की डिमांड कर सकते हैं, और जैसे उन्होंने पोल की डिमांड करी है इमीडिएटली चेयरमैन के लिए पोल कंडक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आगे जाके क्या बोला, चेयरमैन इलेक्टेड ऑन द शो ऑफ हैंड्स शेल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अंटिल अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन एज अ रिजल्ट ऑफ पोल। जैसे मान लो जब पहले तो शो ऑफ हैंड्स हुआ होगा, तो अगर पहले शो ऑफ हैंड्स से हमने चेयरमैन को अपॉइंट कर लिया, जैसे मान लो मोनू नाम का चेयरमैन हमने अपॉइंट कर लिया, ठीक है, शो ऑफ हैंड से, और उसके बाद में सबको लगा ये मोनू तो चोमू है, मतलब ये जो मोनू है इसके बस की नहीं है चेयरमैन बनना, इसको हटाओ। तो अब मोनू के चेयरमैन बनने के बाद पोल डिमांड हो गया, अब पोल डिमांड हो गया है तो पोल के अकॉर्डिंग वोटिंग होगी और फिर डिसाइड होगा कि कौन चेयरमैन है। तो जब तक क्या बोला, पोल से वोटिंग होने के बाद डिसाइड नहीं हो जाता कौन चेयरमैन बनेगा, तब तक के लिए तो मोनू ही चेयरमैन रहेगा। मान लो पोल के रिजल्ट आ गए और अब राजू डिसाइड हुआ चेयरमैन, तो रिजल्ट आने के बाद पोल के अब राजू चेयरमैन है रिमेनिंग मीटिंग के लिए, बट जब तक राजू का पता नहीं चल जाता कि राजू चेयरमैन बना है, मतलब बेसिकली जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक पुराना वाला चेयरमैन ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया चेयरमैन ऑफ मीटिंग सेक्शन 104, छोटू सा ही सेक्शन है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रॉक्सी, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात की ही थी कि अगर मेंबर को लगता है कि वो खुद बिजी है या वो खुद अनअवेलेबल है, वो नहीं आ पाएगा मीटिंग में, तो वो अपने बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को भेज सकता है कि तुम चले जाओ, तुम मेरे बिहाफ पर मीटिंग अटेंड कर लो। तो सबसे पहले क्या बोला, प्रॉक्सी सेक्शन क्या है, सेक्शन 105। इस चैप्टर में जितने आप सेक्शन याद कर सको उतना अच्छा है, ठीक है। नहीं कर पाओगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट जितने हो जाए उतना अच्छा है। चलो, प्रॉक्सी सेक्शन 105, अपॉइंटमेंट। कोई भी मेंबर जो कि मीटिंग में अटेंड कर सकता है मीटिंग को और वोट कर सकता है, ऑब्वियसली बात है, एनी मेंबर जिसके पास राइट टू अटेंड द मीटिंग है, राइट टू वोट है, वो खुद भी जा सकता है। उसको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो क्या काम कर सकता है, वो अपने बिहाफ पर एक दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, जो कि कौन है, प्रॉक्सी, ठीक है। तो एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज प्रॉक्सी, और जो प्रॉक्सी है वो उसके बिहाफ पर मीटिंग अटेंड करेगा और वोटिंग भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो हमेशा वोट नहीं कर सकता, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। देखो, तो क्या बोला है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। इसका मतलब ऐसी कंपनी जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है, उस केस में आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि भाई प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है, मेंबर प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। तो अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो ही प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। किस केस में, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है उस केस में। अच्छा, अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है अपनी, एनपीओ, सेक्शन 8 कंपनी का कोई मेंबर है, अगर वो प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है, तो वो जिस पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा वो पर्सन भी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर होना चाहिए। देखो, नॉर्मल कंपनी है, उसका कोई मेंबर है, तो वो किसी भी रैंडम बंदे को अपना प्रॉक्सी बना सकता है, अपने भाई को, बहन को, फ्रेंड को, वो जिसको भी प्रॉक्सी चाहे बना सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉक्सी कंपनी का मेंबर ही हो। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में अगर कोई मेंबर किसी और को अपना प्रॉक्सी बनाना चाहता है, तो वो जो प्रॉक्सी बनेगा सेक्शन 8 कंपनी में, वो प्रॉक्सी भी ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि मेंबर है। तो member of section 8 company can appoint other person as proxy only if such other person is also company's member, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी भी मेंबर ही होना चाहिए, किसी भी रैंडम बंदे को आप नहीं बना सकते हो प्रॉक्सी, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, एक पर्सन कितनों के लिए, कितने मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी बन सकता है। तो एक पर्सन एक के लिए तो बन ही सकता है, ऑब्वियसली बात है, एक से ज्यादा बंदों का भी प्रॉक्सी बन सकता है। अब ऐसे नहीं है कि 2 लाख लोगों का एक ही प्रॉक्सी हो, इतना भी नहीं चलेगा। क्या बोला है, एक पर्सन एक से ज्यादा जो मेंबर्स हैं उनका भी प्रॉक्सी बन सकता है, लेकिन कितने, मैक्सिमम 50, यानी एक आदमी मैक्सिमम 50 लोगों का, 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है। बट जो 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बनेगा, उन 50 मेंबर्स के पास में मिलाकर, सबके पास मिलाकर एग्रीगेट कितना कैपिटल होना चाहिए, नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स। यानी वो जितनों का प्रॉक्सी बनना चाहता है वो टोटल 50 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन उन 50 लोगों के पास में कितना होना चाहिए, मैक्सिमम
10% ऑफ टोटल कैपिटल, मैक्सिमम 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, वोटिंग राइट्स वाला, इक्विटी वाला, ठीक है। इसका मतलब मान लो 40 लोगों के पास, ठीक है, मतलब ये 50 में से 40 लोगों के पास कितना है, 9% है, और जो रिमेनिंग है उनके पास जो है वो कितना परसेंट है, लेट्स से 15% है, और टोटल मिलाकर कितने हो गए, 50 हो गए। तो क्या वो इन 50 के लिए प्रॉक्सी बन पाएगा, नहीं। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाह रहा है कि दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब आप जो है उतने ही लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकते हो जो नंबर में मैक्सिमम 50 हो, और उन सबके पास मिलाकर कितना कैपिटल है, उन सबके पास मिलाकर 10% ऑफ कैपिटल है हैविंग वोटिंग राइट्स। इसका मतलब अगर सिर्फ 10 लोगों के पास मिलाकर 10% ऑफ कैपिटल है तो हम सिर्फ उन 10 के लिए ही एक प्रॉक्सी रख सकते हैं, भले ही उसके पास 40 की लिमिट और बची है, लेकिन कैपिटल की लिमिट तो पूरी हो गई है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों लिमिट पूरी होना जरूरी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 100 लोग हैं, 100 के पास मिलाकर 10% ही है सिर्फ, तो क्या वो 100 के 100 का प्रॉक्सी बन सकता है, नहीं, 50 का ही बन सकता है ना। तो अल्टीमेटली समझ में आया, दोनों लिमिट पूरी होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग और उन सबके पास मिलाकर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 10% ऑफ कैपिटल वोटिंग वाला। दोनों में से कोई सी भी लिमिट एक्सीड हुई तो आप प्रॉक्सी नहीं बन पाओगे फिर, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि एक ही मेंबर है और उस अकेले मेंबर के पास में 15% है, उस अकेले मेंबर के पास में 15% है, तो अब क्या ये अपना प्रॉक्सी नहीं रख सकता है, रख सकता है। इसका मतलब अगर कोई अकेला पर्सन है, अकेला मेंबर है, और उस अकेले मेंबर के पास 10% से ज्यादा है, तब चलेगा। हम कह रहे हैं कि अगर आप एक से ज्यादा का प्रॉक्सी बनना चाहते हो तब ये दोनों लिमिट पूरी करनी होगी। पर अगर अकेला मेंबर है और उस अकेले मेंबर के पास 10% से ज्यादा है ना, तब चलेगा। तब तो देखो यार, एक बंदे का एक प्रॉक्सी तो हो ही सकता है ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल वोटिंग राइट्स वाला, वो अपॉइंट कर सकता है अ सिंगल पर्सन एज प्रॉक्सी एंड ही शैल नॉट बिकम प्रॉक्सी ऑफ अनदर। अब फिर तुम किसी दूसरे पर्सन के प्रॉक्सी नहीं बन सकते, क्योंकि 10% की लिमिट तो ऑलरेडी एक्सीड हो गई है। हमने तुम्हें फिर भी बेनिफिट दे दिया कि तुम एक अकेले आदमी जिसके पास 10% से ज्यादा है तुम उसके प्रॉक्सी बन जाओ, बट अब तुम किसी और के नहीं बन पाओगे, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है 10% की लिमिट तो ऑलरेडी तुम्हारी एक्सीड हो ही चुकी है ना। चलो, इसके बाद क्या बोला है, जो जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा उस पर लिखा हुआ होगा साफ साफ कि मेंबर के पास में राइट है कि वो अपने बिहाफ पर किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो जिस पर्सन को प्रॉक्सी बना रहे हैं वो पर्सन मेंबर हो, क्योंकि मैं पता है सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के केस में ऐसा होता है ना कि सेक्शन 8 कंपनी के केस में उस प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है, बट नॉर्मली किसी भी कंपनी में ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सब चीजें आप नोटिस में लिख दो ताकि मेंबर्स को पता रहे। अच्छा, जो प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए जो हम फॉर्म सबमिट करेंगे वो फॉर्म कौन सा है, MGT 11। ये जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, ये सब आपके MCQ में आ सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो क्या बोला, जो अपना इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी, ऐसे नहीं है कि हमने किसी रैंडम बंदे को फोन पे बोल दिया भाई तू प्रॉक्सी है, नहीं, जिसको आप प्रॉक्सी बना रहे हो उसको आप इंटीमेट भी करो कंपनी को कि भाई मैं मेंबर हूं और मैंने मेरे बिहाफ पे इस पर्सन को प्रॉक्सी बनाया है। ऐसे रैंडम किसी को भी मुंह उठा के नहीं भेज दोगे, ऐसे तो कोई भी आ सकता है मीटिंग में, तो क्या कंपनी हर किसी को अलाउ कर देगी। अगर आप किसी को प्रॉक्सी बना रहे हो तो यू नीड टू इंटीमेट दैट टू द कंपनी इन एडवांस, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी, जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें आप इस पर्सन को अपना प्रॉक्सी बना रहे हो, तो राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा प्रॉपर, ठीक है, और जिसने अपॉइंट किया है, जो मेंबर है या उसका अटॉर्नी है, वो उसको साइन करेगा। देन हम उसको कंपनी में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कब डिपॉजिट करेंगे, ऐसे नहीं कि मीटिंग अभी है 2 मिनट पहले दे दिया, नहीं, कंपनी में डिपॉजिट करना है 48 आवर्स बिफोर द कंडक्ट ऑफ जनरल मीटिंग। ये भी MCQ में पूछ सकता है, ठीक है। यानी कंपनी को हमें बताना होगा कि भाई ये मेरा प्रॉक्सी है कम से कम मीटिंग के 48 आवर्स पहले, ठीक है। एक और चीज आप याद रखना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फ्लो में जहाँ पे आवर्स है वहां पे डेज लिखाते हैं कि 24 आवर्स है तो 1 डे लिख देते हैं, 48 है तो 2 लिख देते हैं, ऐसे मत करना। जहां पे एक्ट में जो चीज लिखी हुई है आप ट्राई करो कि वैसा ही लिखो। अगर एक्ट में 48 आवर्स है तो आप भी 48 आवर्स ही याद करो, अपने मन से
2 दिन 3 दिन 4 दिन मत लिखो, जहाँ पे डेज है वहां डेज लिख दो, ठीक है, वो बेटर रहता है, उससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। अच्छा, प्रॉक्सी रिसीव 48 आवर्स बिफोर शेल बी वैलिड इवन इफ आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब लार्जर पीरियड। कभी कभी आर्टिकल्स, अगेन अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि आर्टिकल्स स्ट्रिक्टर प्रोविजन लगा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल्स बोल दे नहीं नहीं 48 नहीं, तुम तो 72 आवर्स पहले बताना ये वो। लेकिन अगर मान लो कि आपने 48 आवर्स पहले भी बता दिया तो वो भी वैलिड मान लिया जाएगा, भले ही आर्टिकल्स ने बोला है लंबा टाइम हो सकता है किसी मेंबर का आने का हो रहा हो, इमरजेंसी एंड मोमेंट पे आ गई हो कि वो नहीं आ पा रहा तो अपना प्रॉक्सी भेज रहा है, तो 48 आवर्स अगर पहले आपने बताया है तो दैट वुड सफाइस। नेक्स्ट क्या बोला है, इंस्पेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी था जो किसी एक मेंबर ने कंपनी को दिया था, तो कोई दूसरा मेंबर क्या उसको चेक कर सकता है? देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो मेंबर है वो किसी ऐसे पर्सन को एज अ प्रॉक्सी बना के भेज रहा हो जो सही नहीं है, जो कॉम्पिटिटर है या जो प्रॉब्लमैटिक बंदा है, तो जो बाकी मेंबर्स है वो चेक कर सकते हैं कि भाई प्रॉक्सी कौन कौन आ रहा है, तो इंस्पेक्ट किया जा सकता है। एवरी मेंबर जो कि वोट कर सकता है वो प्रॉक्सी को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। अच्छा, प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट करने का भी कुछ टाइम पीरियड है कि वो प्रॉक्सी जो आए हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह आए हैं प्रॉक्सीज की, वो उसको कब इंस्पेक्ट कर सकता है, बिगिनिंग 24 आवर्स बिफोर द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, यानी जिस टाइम पे अपनी मीटिंग चालू होने वाली है उससे 24 घंटे पहले, ठीक है, 24 घंटे पहले वाले टाइम से लेकर वो इंस्पेक्ट करना स्टार्ट कर सकता है। जैसे मान लो मीटिंग अपनी जो है वो होने वाली है ट्यूसडे को 1 बजे, तो वो मंडे को 1 बजे से इंस्पेक्ट करना जो है वो स्टार्ट कर सकता है। और कब तक कर सकता है इंस्पेक्ट? टिल कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। अब ऐसे भी मत कर लेना कि रात को तुम 3 बजे आ रहे हो 3 AM, मुझे तो प्रॉक्सी को चेक करना है, भाई भूत भूत हो क्या, सो जाओ जाके, बिजनेस आवर्स में ये सारे काम होंगे, ठीक है, तो बिजनेस आवर्स अपने होते हैं 9 AM to 6 PM, उतने में चेक करना है, आलतू फालतू टाइम पे मत आ जाना, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो क्या बोला है, नॉट लेस देन 3 days नोटिस इन राइटिंग टू बी गिवन टू द कंपनी ऑफ द इंटेंशन टू इंस्पेक्ट। अच्छा, अगर कोई मेंबर प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो ऐसे नहीं रैंडमली मुंह उठाकर चलो मुझे चेक कराओ, तुम्हारी कंपनी फालतू बैठी है क्या? नहीं ना, इतनी बड़ी कंपनी है, तुम जब चाहे मुंह उठा के आओगे और मुझे चेक करना है तो वो चेक करने देगी क्या? नहीं, पहले से इंटीमेट कर लो ताकि कंपनी अरेंज करके रख सके कि तुम्हें प्रॉक्सी को चेक करना है, तो वो जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह अरेंज करके रख सके। कोई पर्सन को हो सकता है कि वो वहां पे बोल दे कि इसको चेक करा देना, तो तुम्हें कंपनी को कम से कम 3 दिन पहले बताना होगा कि भाई मैं चेक करने आऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपना क्या हो गया, इंस्पेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। अच्छा, आगे देखो क्या बोला इंपॉर्टेंट, प्रॉक्सी शेल नॉट हैव एनी राइट टू। प्रॉक्सी जो है ना, प्रॉक्सी, उसको बोलने का कोई राइट नहीं है। मतलब तुम मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग में आ रहे हो तो चुपचाप गूंगे बन के बैठे रहो, सुनते रहो जो भी हो रहा है, अपनी मनमानी मत करना, बोलने मत लगना, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तुम प्रॉक्सी, ठीक है। तो प्रॉक्सी के पास में वहां पे बोलने का राइट नहीं होता है और नॉर्मली वोटिंग का राइट भी नहीं होता है, लेकिन जब पोल डिमांड होता है तब वो वोट कर सकता है। मतलब शो ऑफ हैंड्स वगैरह पे प्रॉक्सी वोट नहीं करेगा, पोल डिमांड होगा तो प्रॉक्सी क्या कर सकता है, पोल में ही वोट कर सकता है, ठीक है। चलो, तो ये अपना पूरा क्या हो गया, ये हमने पूरा पढ़ लिया प्रॉक्सी। अब इसके बाद में देखो 2 सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 112 रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन द मीटिंग्स। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अभी हमने बात की मेंबर अगर खुद नहीं आ सकता है मीटिंग में तो वो अपने बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी, करेक्ट। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट मेंबर हो? हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है कुछ है तो ऐसा पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट मेंबर हो सकता है या किसी स्टेट का गवर्नर भी मेंबर हो सकता है। अब एक बात बताओ, ये इतने बड़े पोजीशन पे लोग हैं, कंपनी की एजीएम होगी तो ये बेचारे खुद चल के जाएंगे कि खुद जाएंगे मीटिंग में, है ना? इतने फालतू लगते हैं तुम्हें ये? ऑब्वियस सी बात है, ये लोग खुद से तो हैं तो नहीं जाते, तो ये लोग अपने बिहाफ पर ऑलरेडी कोई रिप्रेजेंटेटिव रख देते हैं, ये लोग अपने बिहाफ पे ऑलरेडी कोई रिप्रेजेंटेटिव रख देते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी नहीं होगा। मतलब बात सुनो, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई ऐरे गहरे लोग नहीं है, नॉर्मल लोग नहीं है, ठीक है, जनरल पब्लिक हम इनको नहीं कह सकते, है ना। तो ये लोग जो है बाय डिफॉल्ट सी बात है, हम जानते हैं ये खुद तो नहीं जाते होंगे मीटिंग्स में, तो ये अपने बिहाफ पे किसी को भेजते ही होंगे हमेशा ही, तो हमेशा हम उस बंदे को प्रॉक्सी नहीं बोलेंगे। ये लोग अपने बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव रख लेते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर माना जाएगा।
वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर माना जाएगा, वो प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लोग तो कभी जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो जो रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे वो मेंबर माना जाएगा, और उस मेंबर के पास सारे मेंबर वाले राइट होंगे, मतलब वोटिंग का सारा राइट होगा उसके पास में। जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रॉक्सी के पास सिर्फ वोटिंग ऑन पोल का राइट है, बट ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये तो मेंबर माना जाएगा, ये प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, ये मेंबर माना जाएगा। तो इस मेंबर के पास मेंबर वाले सारे राइट होंगे, तो ये हमेशा वोट कर सकता है। और इवन ये जो मेंबर है, क्योंकि मेंबर है तो ये अपना प्रॉक्सी भी रख सकता है, ठीक है। मतलब आपको सिंपल के याद रखना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रॉक्सी नहीं है, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर ही माना जाएगा, और उसके पास मेंबर्स वाले सारे राइट रहेंगे। देखो, प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर वो मेंबर है, इफ ही इज अ मेंबर, मे अपॉइंट सच पर्सन टू एक्ट एज इज रिप्रेजेंटेटिव। वो किसी बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है, और जिसको उसने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो बंदा प्रॉक्सी नहीं है, वो मेंबर ही माना जाएगा, और उस रिप्रेजेंटेटिव के पास सारे राइट्स एंड पावर्स रहेंगे जो मेंबर के होते हैं, क्योंकि वो मेंबर ही माना जा रहा है, इंक्लूडिंग द राइट टू वोट बाय प्रॉक्सी एंड इवन पोस्टल बैलेट। क्योंकि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो खुद तो नहीं आ पाएंगे, तो उनके पास एज अ मेंबर जो भी राइट्स हैं, अभी वो सारे राइट्स एज अ मेंबर किसको मिल जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव को। और एक ऐसा ही सिमिलर सा सेक्शन है नेक्स्ट वाला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस। अच्छा, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड किसकी मेंबर है, मान लो बी लिमिटेड की, ये मेंबर है, ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड की क्या है, मेंबर है। तो अब जब भी बी लिमिटेड की एजीएम होगी तो ऑटोमेटिकली ए लिमिटेड के पैर निकल जाएंगे और ये चल चल के जाएगी, या फिर पंख निकल जाएंगे और उड़ उड़ के जाएगी। क्या फालतू की बातें हैं, ऑब्वियस ही बात है, ए लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, वो जा सकती है क्या, नहीं। तो ऑब्वियस है ए लिमिटेड अपने बिहाफ पे किसी को बोलेगी, किसी को ऑथराइज करेगी, किसी भी डायरेक्टर वगैरह को, किसी भी पर्सन को, कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे जाओगे। तो अब वो जिसको भी ऑथराइज कर रही है वो पर्सन प्रॉक्सी थोड़ी है, वो पर्सन मेंबर ही तो है, क्योंकि वो तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा, मान लो उस पर्सन का नाम राजू है, तो वो जो पर्सन है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा, ए लिमिटेड, क्योंकि ए लिमिटेड खुद तो कभी जा ही नहीं पाएगी। तो क्या हम राजू को प्रॉक्सी बोल दें, तो ऐसे तो किसी भी कंपनी को कभी राइट ही नहीं मिल पाएगा, जो मेंबर को मिलते हैं वो तो हमेशा ही प्रॉक्सी जाएगा फिर। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये अपने बिहाफ पर जो रिप्रेजेंटेटिव रखेगी, अगेन इसको ऑथराइज करेगी, वो मेंबर ही माना जाएगा, और उसके पास सारे राइट्स होंगे, मेंबर वाले राइट टू वोट वगैरह सब राइट्स होंगे। और इवन राजू मतलब जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना प्रॉक्सी भी रख सकता है। तो वेरा बॉडी कॉर्पोरेट इज अ मेंबर और अ क्रेडिटर या फिर डिबेंचर होल्डर कुछ भी है ना, तो ऑब्वियसली ये लोग खुद तो नहीं जा पाएंगे ना मीटिंग में, तो वो किसी पर्सन को ऑथराइज करेंगे, किसी भी डायरेक्टर को या किसी ऑफिसर को ऑथराइज करेंगे कि भाई तुम जाओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर ही माना जाएगा, और उसके पास सारे राइट्स होंगे, इंक्लूडिंग द राइट टू वोट बाय प्रॉक्सी एंड बाय पोस्टल बैलेट ऑन बिहाफ ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। चलो, तो ये अपने यहाँ पे दोनों सेक्शंस हो गए। चलो ओके, आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे के जो सेक्शंस है अपने वो वोटिंग से रिलेटेड है, वो रिलेटेड सेक्शंस है सारे, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास से करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।